हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ काफी दिनों के बाद आप लोगों के पास आपका हमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज की सुबह की शुरुआत सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो से करते हैं। आप लोगों के पास एक खबर हम लेकर आते हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और बीबीसी को धन्यवाद करते हैं। विराट कोहली की शानदार और दिनेश कार्तिक की धमाकेदार पारियों की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराकर टाटा आईपीएल 2024 में पहली जीत दर्ज की है। किंग कोहली को जीवन दान देने का मतलब विरोधी टीम की आधी उम्मीदें वहीं दफन हो जाती हैं। शिखर धवन की टीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले मैच में बेंगलुरु की टीम मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई थी, जबकि पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। महंगा पड़ा विराट कोहली का कैच छोड़ना। पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 177 रनों का लक्ष्य रखा था। बेंगलुरु की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कगिसो रबाडा ने लगातार 2 ओवर में 2 विकेट लिए। पहले कप्तान फैफ डू प्लेसी और फिर कैमरून ग्रीन उनकी 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदों का शिकार बने। पावर प्ले में 2 विकेट पर 47 रन बन चुके थे। सैम करन के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने पहली स्लिप में विराट कोहली का कैच पकड़ लिया होता तो मैच पंजाब की पकड़ में होता। जल्दी विराट कोहली ने 31 गेंदों पर T20 में 100वां अर्धशतक पूरा कर लिया। लगा कि चेज मास्टर कोहली टीम को मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे, मगर 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षद पटेल ने वाइड थर्ड मैन पर कोहली को कैच कराकर मैच में रोमांच वापस ला दिया। कोहली ने 49 गेंद पर 77 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे। कार्तिक लोमरोर ने दिलाई जीत। अगले ओवर में सैम करन ने अनुज रावत का विकेट लेकर पंजाब की उम्मीदें जगा दी थी। बेंगलुरु की टीम मझदार में फंसती हुई नजर आई थी। आखिरी 24 गेंदों पर 47 रन बनाने की नौबत आ गई, मगर इंपैक्ट प्लेयर महिपाल लोमरोर और फिनिश मास्टर दिनेश कार्तिक ने चिन्नास्वामी स्टेडियम पर भांगड़ा नहीं होने दिया। दोनों ने 18 गेंदों पर 48 रनों की साझेदारी कर 4 गेंद रहते बेंगलुरु को जीत दिला दी। सुपर फिनिशर दिनेश कार्तिक ने 10 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 28 रन बनाए, जबकि लोमरोर ने 8 गेंद पर 17 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे थे। बंगलोर की कसी हुई गेंदबाजी। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स ने बेंगलोर के कप्तान फैफ डू प्लेसी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पंजाब की पारी के दौरान पावर प्ले में सिर्फ 40 रन बने और वो भी तीसरे ओवर में जॉन बेयरस्टो का विकेट गंवाकर। शिखर धवन और प्रभा सिमरन सिंह ने 55 रनों की साझेदारी की। प्रभा सिमरन सिंह भी 10 ओवर के अंदर ही आउट हो गए थे और 10 ओवर में 78 रन बन पाए थे। 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने लियाम लिविंगस्टोन को 17 रन पर आउट दे दिया। अगला ओवर ग्लेन मैक्सवेल का था। मैक्सवेल ने पहली गेंद पर कप्तान शिखर धवन का अहम विकेट ले लिया। शिखर ने 37 गेंदों पर सबसे ज्यादा 45 रन बनाए थे। 2 गेंद पर 2 विकेट गिर गए थे। आखिरी ओवर में 20 रन। ऑलराउंडर सैम करन और विकेट पे कीपर बल्लेबाज जीतेश शर्मा की 34 गेंद पर 52 रन की साझेदारी से पंजाब का स्कोर बेहतर हुआ। करन ने 23 जबकि जीतेश ने 27 रन बनाए, मगर सबसे धमाकेदार पारी शशांक सिंह ने खेली। शशांक 8 गेंद पर 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आखिरी 5 ओवर में 48 रन बने और अंतिम ओवर में 20 रन। बेंगलुरु की टीम मैनेजमेंट गेंदबाजों से प्रदर्शन से खुश होगी। डेथ ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी पर सवाल उठते रहे हैं। मोहम्मद सिराज और मैक्सवेल को 2-2 विकेट मिले। यश दयाल किफायती रहे और 23 रन देकर 1 विकेट लिया। पंजाब की परेशानी बना बेयरस्टो का फॉर्म। जॉनी बेयरस्टो का फॉर्म टीम के लिए चिंता की बात है, खासकर भारत की पिच उन्हें रास नहीं आ रही है। विश्व कप में उनका बल्ला लगभग खामोश रहा। वर्ल्ड कप के 9 मैचों में 23.88 की औसत से सिर्फ 215 रन बना पाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे। इसके बाद भारत में खेली गई 5 मैच की टेस्ट सीरीज में भी 23.80 की औसत से 238 रन बना पाए थे। आईपीएल में भी उनका लचर प्रदर्शन जारी रहा। पहले मैच में दिल्ली के खिलाफ 9 और बेंगलुरु के खिलाफ 7, दूसरे मैच में 8 रन ही वो बना पाए हैं। मैच के बाद दिनेश कार्तिक ने कहा कि हमें लोमरोर के साथ साझेदार की जरूरत थी। उन्होंने एक छक्के से मुझ पर से दबाव हटा दिया। उन्होंने नाजुक हालत में अच्छी बल्लेबाजी की। हर्षल एक चतुर गेंदबाज हैं। अगर आप डिपिंग बॉल को मिस कर देते हैं तो आपका काम तमाम हो जाता है, इसलिए मुझे स्कूप को अच्छी तरह से टाइम करना पड़ा। लोमरोर संयमित थे। छक्का मारने के बाद मैंने उन्हें वैसे ही रहने के लिए कहा। मैच के दौरान कोहली का एक फैन सुरक्षा घेरे को गच्चा देकर मैदान में घुस आया। उनके पैर भी छुए। विराट कोहली दर्शकों से मिल रहे प्यार से आह्लादित थे। उन्होंने कहा, मुझे जो प्यार, सराहना और समर्थन मिला है वो अद्भुत है। मैं टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर विकेट गिरते हैं तो आपको आकलन करना होगा। ये सामान्य सपाट पिच नहीं थी। मैं निराश हूं कि मैं खेल फिनिश नहीं कर सका। स्लॉट में था लेकिन डीप पॉइंट पर स्लाइस कर गया। वे जानते हैं मैं कवर ड्राइव अच्छी तरह खेलता हूं, इसलिए वो मुझे गैप मारने की इजाज़त नहीं देने वाले थे। अपने ही मैदान में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। खासकर साल 2018 के बाद 22 मैचों में से वो 11 में जीत दर्ज कर पाए हैं। उन्हें यहाँ लगातार 3 मैच खेलने हैं।
उम्मीद है कि अगले 2 मैचों में भी वो रॉयल चैलेंजर्स मेहमान टीम को कड़ी टक्कर देंगे। सर्किट की कुछ खबरें आप लोगों के पास लेकर अब आता हूँ। मॉस्को अटैक कॉन्सर्ट हॉल हमले का जवाब देने की लेकर क्या सोच रहे हैं पुतिन। मॉस्को के न्यू अरबात एवेन्यू पर रूस की सबसे बड़ी वीडियो स्क्रीनों की कतार है। आज इन सब पर सबसे एक ही विशाल तस्वीर है, जलती हुई मोमबत्ती और रूसी भाषा का शब्द स्कोर्बोविच, जिसका मतलब है हम शोक में हैं। रविवार को रूस में क्रॉक सिटी पर हॉल पर हमले में हुए मारे गए पीड़ितों की याद में शोक दिवस मनाया गया। इस हमले में अब तक 137 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी तक मरने वालों की अंतिम संख्या नहीं आई है, क्योंकि कुछ शवों की तलाश अभी जारी है। पूरे देश में रूस का तिरंगा झंडा आधा फहराया गया। मनोरंजन और खेल से जुड़े आयोजन रद्द कर दिए गए और टीवी पर न्यूज़ एंकरों ने काली पोशाक पहनी। क्रॉस सिटी हॉल भले ही मॉस्को के केंद्रीय इलाके में नहीं है, लेकिन ये पूरे रूस के सबसे चर्चित आयोजन स्थलों में से एक है। शुक्रवार के नरसंहार ने इस कंसर्ट हॉल को नरक में बदल दिया। हमलावरों ने सिर्फ गोलियों से ही लोगों की जान नहीं ली, बल्कि जलाकर भी लोगों को मारा। उन्होंने इमारत को आग लगा दी थी, जिससे ऊंची लपटें भी उठी थी। रूस की जांच एजेंसी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें इमारत की छत गिर गई है। इसमें मेटल बीम भी शामिल है। इमारत के बाहर अभी भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से इस एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स का सिर्फ जला हुआ एक हिस्सा ही दिख रहा है। इससे भीतर हुई तबाही का अंदाज़ा ज़रूर मिलता है। और सारी की सारी खबरें स्टीव रोजनबर्ग ने दी है BBC हिंदी के माध्यम से, उस न्यूज़ के माध्यम से। इस नरसंहार के पीड़ितों के लिए एक अस्थायी मकबरा बनाया गया है, जहाँ लंबी कतारों में लोग फूल चढ़ा रहे हैं। यहाँ श्रद्धांजलि देने आए लोग गुलाबों और फूलों के अलावा गुड़ियाओं के खिलौने भी रख रहे हैं, क्योंकि मारे गए लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। लोग यह संदेश भी छोड़ रहे हैं। एक संदेश हमलावरों के लिए था, तुम मैल हो, हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ लोगों में दुख और गुस्सा दोनों हैं। रूस रो रहा है। तातान्या कहती हैं कि देश का दिल दुख रहा है, मेरी आत्मा रो रही है, रूस रो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में युवा मारे गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अपने बच्चों की मौत हो गई है। तातान्या यहाँ अर्पित करने के लिए कुछ फूल लेकर आई थी। रोमन कहते हैं, ये बहुत बड़ा झटका था, मैं पास ही में रहता हूँ। मैंने अपनी खिड़की से ये सब होते हुए देखा है, डरावना है और एक बड़ी त्रासदी है। एक बुजुर्ग येवजिनी कहते हैं, जिन्होंने भी ये हमला किया है वो इंसान नहीं है। मुझे लगता है कि रूस को मौत की सज़ा से रोक हटा देनी चाहिए, कम से कम आतंकवाद के मामलों के लिए। इस हमले के संबंध में 4 लोगों को आतंकवादी घटना को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मॉस्को की अदालत ने उन्हें 2 महीने की हिरासत में फिलहाल भेज दिया है। इनकी पहचान दालेरज़ोन मिर्ज़ोयेव, सैद करामी मुरोदली, राचा बलीजोदा, शमसीदीन फरीदूनी और मोहम्मद सोबिर फैजोव के रूप में हुई है। रिपोर्टों के मुताबिक ताजिक नागरिक मिर्ज़ोयेव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोप स्वीकार कर लिए हैं। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट समूह का कहना है कि क्रॉक सिटी हॉल पर हमले के लिए वो जिम्मेदार है। समूह ने हमलावरों की हमले के दौरान हिंसक तस्वीरें साझा की हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उनके पास इस्लामिक स्टेट के दावों को खारिज करने की कोई वजह नहीं है। निशाना यूक्रेन पर। हालांकि रूस में इस हमले को लेकर कई प्रतिक्रियाएं इससे अलग हैं। रूस के अधिकारी इस विचार को बढ़ावा दे रहे हैं कि इस हमले के पीछे किसी न किसी रूप में यूक्रेन है। शनिवार को जारी किए गए एक टीवी संदेश में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि 4 हमलावरों को यूक्रेन की तरफ भागते हुए गिरफ्तार किया गया है। पुतिन ने आरोप लगाया इन हमलावरों के यूक्रेन में घुसने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया था। यूक्रेन ने इस तरह के सभी दावों को खारिज किया है। हालांकि इसके बावजूद भी रूस के कई विश्लेषक और टिप्पणीकार इस हमले का संबंध यूक्रेन से जोड़कर ही देख रहे हैं। सरकार सामर्थ्यक अखबार मॉस्कोवस्की कॉमसोमोलेट्स ने यूक्रेन के खिलाफ एक बेहद तीखा संपादकीय लिखा है। इसका शीर्षक है, यूक्रेन को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। इस लेख में कहा गया है कि कीव की सत्ता को समाप्त करने का समय आ गया है। उस पूरे गैंग का खात्मा होना ही चाहिए। रूस के पास ऐसा करने के लिए संसाधन है। इससे एक अहम सवाल खड़ा हुआ है, इस विनाशकारी हमले की रूस क्या प्रतिक्रिया देगा? क्या रूस का नेतृत्व क्रॉक सिटी हॉल की घटना का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में अपनी संभावित आक्रामकता को जायज ठहराने के लिए कर सकता है? अब इस कॉन्सर्ट हॉल का जवाब देने को लेकर पुतिन क्या सोच रहे हैं, यही सब लोगों को देखना है। रूस का राष्ट्रपति चुनाव जिसमें प्रतिद्वंदी भी कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के समर्थन की बात। काफ़ी दिनों पहले ये खबर आई थी आप लोगों के पास, और पिछले दिसंबर में 71 साल के व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतरने की घोषणा की थी। मतदान शुरू होने से पहले वर्क्स की सड़कों पर घूमते हुए मॉस्को के करीब 100 किलोमीटर दूर इस कस्बे के बारे में 2 ही बातें हैं। पहली, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यहाँ कोई सरगर्मी नहीं है और कोई चुनावी बैनर या बिलबोर्ड नहीं देखे गए और ना ही कोई राजनीतिक पर्चे बांटे गए थे। और दूसरी चीज़ जिस पर बिना ध्यान दिए आप नहीं रह पाएंगे वो है बोर वक्स की सड़कों पर हर तरफ दिखने वाली कला। इनमें से ज़्यादा स्ट्रीट आर्ट व्लादिमीर
ओवर चिनीकोव ने बनाई हैं। पूरे शहर की दीवारों और इमारतों पर उनका किया हुआ काम दिखता है। ये सारी की सारी खबरें थी आप लोगों के पास करंट पल्स रेडियो में। दोबारा बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। थैंक यू सो मच।